हरियाणा से हैं, जी सर। वहाँ पर इतना नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं रहा। जी सर। तो रेड कॉरिडोर एकदम अलग है और आप गढ़चिरौली में आके नक्सलियों से मिलकर काम कर रहे थे, ये कैसे हुआ? क्या किस तरह का सफ़र रहा? कैसे उनसे जुड़ गए और फिर कब हृदय परिवर्तन हो गया, क्यों हो गया और अब आप कैसे फिर से मुख्यधारा में आ रहे हैं? सर ये बात शुरू होती है हमारे गांव से। हमारा जींद जिला के अंदर छोटा सा गांव है मांडी कला। तो उस गांव के अंदर हम बचपन से ही राजीव दीक्षित के, आर्य समाज के और ज्ञान विज्ञान समिति जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन के खिलाफ प्रोग्रामों को सुनते थे। तो हम प्रभावित हुए कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो ऐसे ही प्रोग्राम करने के लिए वहाँ पे जागरूक छात्र मोर्चा, नौजवान दस्ता, ऐसे ऑर्गेनाइजेशनों के लोग आते थे जो नाटक दिखाते थे, गीत गाते थे, रागनियाँ सुनाते थे। तो उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम किया कि देश के अंदर काले अंग्रेज़ों का शासन है और यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी WTO, IMF के माध्यम से देश के संसाधनों को लेके जाते हैं। तो हम भी उससे फिर प्रभावित हुए कि हमें उनके विचार अच्छे लगे। तो 98 में मैं 6th क्लास में था, तो हमने उनको कहा कि हम भी इस तरह के नाटक करना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर हमें नाटक वगैरह सिखाए। तो धीरे धीरे हमें 2003 में मुझे ये पता लगा कि ये जो छात्र संगठन आते थे ये पीपल्स वार ग्रुप से जुड़े हुए थे, जो उसमें प्रतिबंधित था। तो हमारे उसमें आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से काफ़ी लोग आते थे जो हमें इस विचारधारा के बारे में बताते थे। तो हमने फिर उस छात्र संगठन को ज्वाइन किया और हमें उसकी जो विचारधारा है, उसका साहित्य पढ़ के, किताबें पढ़ के, पत्रिकाएं पढ़ के उससे प्रभावित हुए। हमें लगा कि ये देश के लिए, देश की जनता के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं। तो उसमें 98 में हम जुड़ गए। तो मैं छात्र संगठन के उसमें स्टेट कमेटी में लिया गया। बच्चों का संगठन हमें बाल दस्ता बनाया, कल्चरल विंग बनाया हमने। तो हमारा 4 जिलों के अंदर तब काम था। तो धीरे धीरे फिर वहाँ पे पार्टी ने छोटे छोटे स्क्वाड बनाए 2003 के बाद, जिसको हम LOS बोलते थे, लोकल ऑर्गेनाइजिंग स्क्वाड। तो लोकल ऑर्गेनाइजिंग स्क्वाड के जरिए हम लगभग 4 जिलों के सैकड़ों गाँवों के अंदर हम जाते थे और मुद्दे उठाते थे। तो 2005 में क्या हुआ, एक गांव था हमारे ज़िले के अंदर, नरवाना तहसील के अंदर। तो उस गांव के अंदर, घसो गांव है उसका नाम, तो उसके अंदर दलितों को जो तालाब है उसमें पानी नहीं भरने देते थे, पशुओं को नहीं लेके जाने देते थे और वहाँ पे नहाने भी नहीं देते थे। एक कुआं भी था वहाँ पे। तो ये कास्ट एट्रोसिटी का केस था जिसको हमारे छात्र संगठन ने हाथ में लिया। तो उसमें हमने मशाल जुलूस निकाला और साथ में इसमें एक मुद्दा था, पंचायती ज़मीन होती है जो हरियाणा में लैंड सीलिंग एक्ट है, उसके तहत 1/3 हिस्सा दलितों को जाना चाहिए। तो ये मुद्दे उठाने से गांव के जमींदारों ने हमारे ऊपर हमला किया। तो उसमें फिर गोलियां चली दोनों साइड से। तो 2005 के अंदर एक ये बड़ा केस हुआ। तो इस केस में फिर हम सब लोगों को अंडरग्राउंड होना पड़ा। तो हम जो इसमें आगे लगे हुए थे तो वो भूमिगत हो गए और हमने स्कूल छोड़ दिया। तो वहाँ पे जो पीपल्स वार ग्रुप के और बाद में माओइस्ट पार्टी बन गई 5 में, तो लच्छन लंकापापी रेड्डी नाम से एक नेता होते थे। उन्होंने हमें ये प्रपोज किया कि अगर आप पुलिस से बचना है या फिर एनकाउंटर से बचना है, जेल से बचना है, तो हमें उसमें चले जाना चाहिए जो हमारा आधार इलाका बनने की तरफ जा रहा है। तो उसके कहने पर फिर हमने जो यहाँ पे महाराष्ट्र में मैं 2006 के अंदर आ गया। तो 2006 के अंदर आने के बाद मैं शुरुआत मेरी हुई यहाँ पे, मैं क्योंकि मैं थोड़ा लिखना पढ़ना जानता था, मैं कहानियाँ लिखता था, आर्टिकल वगैरह लिखता था। तो मुझे प्रभात प्रेस में रखा गया। तो प्रभात प्रेस में मैंने 2006 से 11 तक काम किया। तो साथ में हम दूसरी मैगजीनें भी करते थे, उसके लिए ट्रांसलेशन करते थे, आर्टिकल लिखते थे। तो 11 के बाद फिर मुझे 11 से 2013 तक गढ़चिरौली के अंदर कंपनी 10 है, मिलिट्री विंग के एक्सपीरियंस के लिए भेजा गया। तो 2013 से फिर 18 तक मैं जो जनसंग्राम प्रेस उड़ीसा स्टेट कमेटी के अंतर्गत थी, उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई। तो उसका मुझे एडिटर बनाया गया, इंचार्ज बनाया गया। तो उस प्रेस टीम का मैं सेक्रेटरी रहा। तो 2018 तक मैंने उड़ीसा के अंदर जनसंग्राम प्रेस के लिए काम किया। तो कुल मिला के 12 साल तक मैं जंगलों के अंदर जनता और ये पार्टी के लिए इस तरह से मैं काम करता रहा। फिर अचानक से आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? सर इसमें अचानक हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, ये प्रोसेस चला। मतलब प्रोसेस इस रूप में चला कि जब हम जो पढ़ते थे, जो हमारा साहित्य, लिटरेचर, जो पत्रिका छापते थे, जो हमारा सिद्धांत था, उसको जब फील्ड में जाके प्रैक्टिकली देखा तो उसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत फ़र्क नज़र आया मुझे। क्योंकि लगातार मैं ज़्यादा टाइम एक जगह पे रह के
मैगजीन और लिटरेरी वर्क करता रहा। फील्ड में जब मैं गया गांव के अंदर, खासतौर गढ़चिरौली के अंदर जब मैं 3 साल तक घूमा, तो उसमें मुझे प्रैक्टिस और सिद्धांत में बहुत फ़र्क नज़र आया। तो उसको लेके फिर कई सारे सवाल उठे और उसमें फिर मुझे ये लगा कि जो हिंसा है, मतलब जिन आदिवासियों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन आदिवासियों के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, तो वो आदिवासी मुखबिर के नाम पे बहुत ज़्यादा मतलब मारे जा रहे थे। और जो नया तबका यहाँ पे उभर रहा था, मतलब स्टूडेंट थे 10वीं 12वीं जो जाते थे, उनको डाउट देखा जाता था। कोई नौकरी करने के लिए जाएगा तो उसको भी ऐसे सोचा जाता था कि शायद ये मुखबिर बन जाए। तो उस पर अननेसेसरी बहुत सारे प्रेशर थे। फिर यहाँ की जो सरपंच, जिला परिषद तरह की जो संस्थाएं थी जो गांव के लिए कुछ काम कर सकते थे, उनके ऊपर भी बहुत तरह का दबाव था। उनको इस्तीफे, मास लेवल पे इस्तीफे दिलवाए गए एक बार 2012 में, तो 200-250 लोगों के। तो इस तरह फिर कई सारे इस तरह के सवाल उठे, तेंदुपत्ता को लेके, ये जो खदानें हैं उनके आंदोलनों को लेके, पार्टी और ठेकेदारों के संबंध को लेके, पार्टी के अंदर थोड़े भ्रष्टाचार को लेके, लीडर और कैडर के बीच का जो रिश्ता है उसमें कंट्रडिक्शन को लेके, ऐसे कई सारे सवाल बीच बीच में दिमाग में उठते रहे। यानी जो मुख्य उद्देश्य था पूरे संघर्ष का, आदिवासियों के जीवन का उत्थान होना चाहिए, उनके जंगल जंगल बचने चाहिए, वो सब छोड़ के कुछ अलग ही हो। हाँ, मतलब ये नज़र आ रहा था। फिर जो रोहित वेमुला का केस हुआ, रोहित वेमुला के केस के बाद पूरे देश में संविधान एक चर्चा के अंदर केंद्र बिंदु बन गया। तो फिर हम इस दौरान फॉरेस्ट राइट एक्ट भी देख रहे थे, पेशा कानून भी देख रहे थे, फिर संविधान आया, एट्रोसिटी एक्ट की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। तो वो संविधान ने फिर मुझे अट्रैक्ट किया, तो मैंने वो डाउनलोड किया, मैंने पढ़ा और उसको मुझे ये लगा कि भारत का जो संविधान है, ये जितनी हिंसा हम 50 साल से कर रहे थे, वो हिंसा की बजाय इतने कार्यकर्ता अगर इस संवैधानिक हिसाब से लड़ते हैं लोकतंत्र के लिए, हम आदिवासियों के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी उतना ही कर सकते थे जितना हम हिंसा के जरिए कर पाए। मतलब इससे अच्छा होता, और हम बहुत सारी जो जानें हैं लोगों की, दोनों तरफ की जानें हैं, मतलब वो ख़त्म की जा सकती थी। और मुझे लगा कि हमारे संविधान के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसने 75 सालों के अंदर, मतलब पूरे साउथ एशिया के अंदर इस देश को एक स्टेबिलिटी दी है, राजनीतिक स्टेबिलिटी तो दी ही है। तो मुझे ये लगा कि अगर हमारा देश का संविधान जो राजनीति को ड्राइव करता है, वो अगर सोशल लाइफ को भी ड्राइव करने लग जाए, हमारा सोशल लाइफ भी अगर उससे ड्राइव होने लग जाए उन मूल्यों से, तो हमें लगता है कि हमारा देश सबसे अच्छा और सबसे आगे जा सकता है उस विचारधारा से। आत्मसमर्पण करने से पहले आप कहाँ गए थे, ये विचार आने के बाद क्या, और आगे की क्या है आपके? सर, मैंने जो आत्मसमर्पण किया, मैं 2018 में मैंने पार्टी छोड़ दी। तो मुझे मेरा मोहभंग हो गया, मुझे लगा कि नहीं करना मैंने। तो मैंने पार्टी को बोला कि मैं जंगल में रह के इस तरह से मैं काम नहीं कर सकता, मैं पार्टी को छोड़ना चाहता हूँ। तो पार्टी ने मेरे जो सवाल थे उस पर विचारधारात्मक रूप से डिबेट की, चर्चाएं की, मनाने की कोशिश की। तो मैंने और मेरी वाइफ दोनों ने फिर डिसाइड किया कि हम नहीं रहेंगे। तो हमने सीसी को बोला, तो सीसी ने बोला कि फिर आप जैसे पार्टी के अंदर आते हुए जनवाद होता है, जाने का भी सबको छूट है। तो हमारे साथ ये हुआ कि पार्टी ने बोला आप जा सकते हो और अपनी लाइफ जी सकते हो। बस उनकी शर्त ये थी कि आप पार्टी के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, मुखबिर नहीं बनेंगे, पार्टी का नुकसान नहीं करेंगे। तो जब हिंसा पे विश्वास उठ गया तो मुझे लगता था कि हमें किसी की भी जान को हमें कोई खतरा नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं मुख्यधारा में शामिल हो जाऊँ। लेकिन मुख्यधारा में शामिल होना बहुत मुश्किल था, इसके लिए मुझे 6 साल लगे। 2018 में गया, 18 से 24 तक 6 साल तक मैं वो मौका ढूंढता रहा कि सेफ तरीका क्या हो सकता है जिससे मेरा एनकाउंटर ना हो, जिससे मुझे अरेस्टिंग ना हो, लंबा जेल ना रहना पड़े। तो फिर मुझे गढ़चिरौली प्रशासन की जो योजना है आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति, वो योजना मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि अगर उस प्रशासन के पास जाया जाएगा तो मेरे जान के नुकसान नहीं होगा। तो गढ़चिरौली प्रशासन के ऊपर विश्वास करते हुए फिर मैं कुछ लोगों को बीच में रख के प्रशासन के साथ आया और फिर मैंने इसमें सरेंडर किया। तो अब आगे क्या है सर? आगे की योजना, मतलब मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी जो देखी है, मतलब बचपन से मैं अभी तक मैं सामाजिक कामों में ही लगा रहा हूँ।
तो सामाजिक कामों के अलावा या फिर लिखने पढ़ने ट्रांसलेशन लिटरेरी वर्क के अलावा मुझे दूसरा कोई मेरे अंदर हुनर भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं जो समाज के लिए करने का उद्देश्य जो बचपन में चला था, मुझे लगता है मैं वही करूँगा और साधन उसके लिए अलग हों। मतलब मैं नहीं चाहता कि हिंसा के जरिए कोई भी समाज हिंसा के जरिए कुछ अचीव करे और वो हिंसा के जरिए अचीव की हुई चीज़ समाज में ज़्यादा दिन कोई टिक नहीं सकती। 6 साल आप फरार थे मौके की तलाश में। जी सर। तो कैसे जी रहे थे? आजीविका उपार्जिका क्या है? सर 6 साल मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। मतलब मुझे अपने झूठे नाम रखने पड़े, झूठी आइडेंटिटी रखनी पड़ी। तो मैं 6 साल से फिर मुझे पार्टी के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आता था, मुझे सोशल मीडिया हैंडलिंग आती थी, मुझे वेब हैंडलिंग आती थी, मुझे उस तरह का ट्रांसलेशन का अनुभव था। तो मैं इस तरह को ही फिर मैंने कवर के रूप में अपना झूठा आवरण जो बनाया वो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट का बनाया। तो मैं जी गगनदीप सिंह नाम से हिमाचल के अंदर पत्रकार के तौर पर रहा। तो वहाँ के ऊपर मैंने कुछ किताबें एडिट की, कुछ लिखी, आर्टिकल लिखे। तो उनसे मेरा वेब पोर्टल के लिए हैंडलिंग की, उससे मेरा आजीविका चलाने में आसानी मिली। किसके लिए कर रहे हैं? ये आम जो मेन स्ट्रीम का वो जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है उनके लिए मैं इस तरह के काम करता था। शादी कब हुई और क्या आपकी पत्नी भी माओवादी थी? बिल्कुल सर, मेरी जो वाइफ है जनीता सूर्यजाड़े, ये गुरकासा से है, ये मुरमगांव धनोरा के पास है। तो वो भी 2006 में भर्ती हुई थी स्कूल छोड़ के ही। तो वो राही दल में सोनू दादा के साथ रही। तो वो स्कूल में फिर टीचर बनी, वहाँ पे जो हमारे जनता सरकार स्कूल के टीचर होते हैं। तो वो टीचिंग कर रही थी। तो मैं यहाँ पे हम दोनों की शादी 2013 में हुई। तो 13 से बाद हम इकट्ठे हैं और 18 में भी हम इकट्ठे पार्टी छोड़ के गए। तो वो गोंडी में ट्रांसलेशन करती है और बाद में हम उड़ीसा में भी जो पत्रिका चलाते थे उसमें भी हम इकट्ठे थे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।